अस्सलाम वालेकुम बच्चों, होप यू आर फाइन एंड डूइंग वेल। अभी तक हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में डिस्कस किया है कैथोड रे एक्सपेरिमेंट एंड एनोड रे एक्सपेरिमेंट। उसी लेक्चर को हम कंटिन्यू करेंगे, थोड़ा रिवाइज करेंगे एनोड रे एंड कैथोड रे एक्सपेरिमेंट को, ताकि कंटिन्यूटी रहे लेक्चर में। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट एंड एनोड रे एक्सपेरिमेंट। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट इज डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये पहला पॉइंट याद रखो, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और यहां से क्या होता है, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। यह आपको पता है, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। मगर देखो, हमने जो कैथोड ये ट्यूब बनाया था ना, गिलास ट्यूब, ये गिलास ट्यूब था। ये गिलास ट्यूब था, यहां पर एक मेटालिक प्लेट था, यहां पर और एक मेटालिक प्लेट था। यहां से हमने किया था इसको जिंक सल्फाइड कोटिंग या जिंक सल्फाइड स्क्रीन, ZNS। यह हमें फ्लोरेसेंस दिखाता था। यहां से कनेक्टेड टू वैक्यूम पंप, कनेक्टेड टू वैक्यूम पंप, इट मेंटेन्स द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसमें कोई गैस था, चाहे हाइड्रोजन गैस था, हीलियम गैस था, नाइट्रोजन गैस था, ऑक्सीजन गैस था। ये मेटालिक प्लेट, इट वाज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, सो दिस वाज एनोड हियर। सो दिस प्लेट इज एनोड, मीन्स पॉजिटिव। दिस प्लेट, metallic plate, connected to negative terminal of the battery, so this is called cathode, नेगेटिव प्लेट। इसमें हमने कोई गैस रखा था, हाइड्रोजन गैस था, या हीलियम गैस था, या नाइट्रोजन गैस था, या ऑक्सीजन गैस था, या आर्गन गैस था। और यहां पर हमने खाली एटमॉस्फेरिक प्रेशर रखा था 10⁻⁴ एटमॉस्फेयर। और उस वक्त सबसे ज्यादा पोटेंशियल यहां रखा था 10,000 वोल्ट टू 20,000 वोल्ट बिटवीन दीज टू प्लेट्स, बिटवीन कैथोड एंड एनोड। इतनी पोटेंशियल डिफरेंस थी। अब देखो, यहां पर भी हमने ऐसे ही सेटअप बनाया था। देखो सेटअप क्या था, यहां पर ऐसे हमने ट्यूब रखा था, यहां पर भी मेटालिक प्लेट यहां पर भी था। मगर यहां पर जो कैथोड था, दैट वाज परफोरेटेड कैथोड। और यहां पर भी जिंक सल्फाइड की कोटिंग थी, या जिंक सल्फाइड स्क्रीन। और यहां पर भी इसको हमने कनेक्ट किया था विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। इस कैथोड को किया था विद द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। इसको हम यहां पर कहते थे एनोड, पॉजिटिव। इसको हम कहते थे यहां पर परफोरेटेड कैथोड, क्योंकि इस कैथोड में क्या है, होल्स है, तो दैट इज कॉल्ड परफोरेटेड कैथोड। नेगेटिव, कनेक्टेड टू वैक्यूम पंप। पॉइंट याद रखो, इसमें भी कोई गैस रखा था, हाइड्रोजन गैस था, या आर्गन गैस था, या नाइट्रोजन गैस था, या कोई गैस था। और यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स वाज 10,000 वोल्ट टू 20,000 वोल्ट। और ये याद रखो, हमने एक पॉइंट यहां पर बोला था कि अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस गैसेस डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट, बट गैसेस कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट when atmospheric pressure is very very low and potential is very very high। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, ये पॉइंट आपको याद होगा। अच्छा, अब देखो, यहां पर इलेक्ट्रॉन निकलते थे, उससे गैस आयोनाइज होता था। तो जब गैस आयोनाइज होता था ना, चाहे यहां पर हाइड्रोजन गैस था, तो हाइड्रोजन गैस को क्या होता था, H विल गिव अस H पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, यही है ना।
अगर यहाँ पर फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन गैस होता बिकॉज ऑफ दिस हाई एनर्जी, तो यहाँ पर जो भी गैस होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलते कैथोड से, वो बम्बार्ड करते गैस को और गैस आयोनाइज होता। तो हमने सीधे इक्वेशन लिखी, अगर हाइड्रोजन गैस होता तो ये आयोनाइज होता इसमें, अगर नाइट्रोजन होता तो नाइट्रोजन होता आयोनाइज इनटू N पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन। अगर फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन होता तो ये ऑक्सीजन पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन। यहाँ तक आया समझ में? तो ये था। इसी तरह यहाँ पर भी यही हुआ था ना। अब देखो यहाँ पर हाइड्रोजन था, इट गिव्स अस H पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन था, गिव्स अस N पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन था, गिव्स अस O पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन। अब देखो ये है नेगेटिवली चार्जड प्लेट और ये क्या है? पॉजिटिवली चार्जड प्लेट है। यहाँ से ये एनोड है, ये कैथोड है, ये एनोड है। जब ये गैस आयोनाइज होगा, ये है ना नेगेटिव साइड, तो a kind of invisible rays will appear and that will move from cathode to anode। उनको हम कहते थे कैथोड रेज, ऐसे आती थी, इनको हम कहते थे कैथोड रेज। तो कैथोड रेज मूव होती थी फ्रॉम कैथोड टू एनोड, दैट इज व्हाई दीज आर कॉल्ड कैथोड रेज। और देखो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर भी गैस होता था ना आयोनाइज, तो यहाँ पर इस जगह भी फ्लक्चुएशन आती थी और इस जगह पे भी फ्लक्चुएशन आती थी। और यहाँ पर क्या होता था, एक तो ऑलरेडी कैथोड रेज इस डायरेक्शन में जाती, ये कैथोड रेज थी, मगर ये कैथोड रेज थी, ये कैथोड रेज, मगर यहां इन पोरस से भी कुछ रेज जाती थी, इन पोरस से, जिनको हमने बोला था दीज आर कॉल्ड एनोड रेज और कैनल रेज। क्योंकि ये पोरस से पास हुई, दैट इज व्हाई दीज वर कॉल्ड कैनल रेज, क्योंकि यहां पर फ्लक्चुएशन आती थी, फ्लोरेसेंस जिसको हम कहते थे जिंक सल्फाइड पे। कैथोड रे बनी थी इनसे, दीज वर कैथोड रेज, और ये बना था एनोड रे। तो एनोड रे हमें यहां जरूरत लगेगा, तो इसको हम बोलेंगे एनोड रेज। पॉइंट से याद रखो। चाहे हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन की कैथोड रे किससे बनी थी? इलेक्ट्रॉन से। नाइट्रोजन की कैथोड रे किससे बनी थी? इलेक्ट्रॉन से। ऑक्सीजन की कैथोड रे किससे बनी थी? इलेक्ट्रॉन से। तो हर एक गैस की कैथोड रे होगी ना सेम, हर एक गैस की होगी ना कैथोड रे सेम। हाइड्रोजन की कैथोड रे बनी है इलेक्ट्रॉन से, नाइट्रोजन की कैथोड रे बनी है इलेक्ट्रॉन से, ऑक्सीजन की कैथोड रे बनी है इलेक्ट्रॉन से। तो हमने वहां पर एक पॉइंट लिखा था कि द नेचर ऑफ कैथोड रेज is independent of nature of gas, that is all gases have same cathode rays। कैथोड रेज यही हमने डिस्कस किया था, ये तो आपको पता है। अच्छा, अब देखो ये है ना एनोड रे, हाइड्रोजन की एनोड रे किससे बनी है? H पॉजिटिव से, नाइट्रोजन की N पॉजिटिव से, ऑक्सीजन की O पॉजिटिव की, है कि नहीं? तो हर एक गैस की एनोड रे ना डिफरेंट है कि नहीं? तो यहां पर हम लिखेंगे द नेचर ऑफ एनोड रे डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ गैस, क्योंकि हर एक गैस की एनोड रे डिफरेंट है। तो यहां पर क्या लिखेंगे? यहां पर पॉइंट द नेचर ऑफ, अब ये पॉइंट उठाएंगे यहां से तो ये जरूरत नहीं लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी यहां पर इक्वेशन है। द नेचर ऑफ एनोड रेज डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ गैस, दैट इज all gases have different anode rays। हाइड्रोजन गैस की एनोड रे किससे बनी है? H पॉजिटिव से, नाइट्रोजन की N पॉजिटिव से, ऑक्सीजन की O पॉजिटिव से। तो ये है एनोड रे। अच्छा, अब देखो जब कैथोड रे आएगी
ये स्ट्राइक करेगा ना इस साइड, तो ये जो बियॉन्ड मेटेलिक प्लेट ये है ना गिलास जिसपे कोटिंग क्या है जिंक सल्फाइड की, यहां पर कैथोड रे है ना हर एक गैस की सेम, तो जब ये टकराएगा तो यहां पर हर एक कैथोड रे से, चाहे वो हाइड्रोजन की कैथोड रे हो या नाइट्रोजन की कैथोड रे हो या ऑक्सीजन की कैथोड रे, किसी भी गैस की कैथोड रे हो, तो हर एक गैस का कलर होगा सेम, क्योंकि कैथोड रे मतलब डिफरेंट, हर एक गैस की है ना कैथोड रे सेम, तो यहां पर आएगी एक ग्रीनिश फ्लक्चुएशन। तो वी कैन से द कलर ऑफ द कैथोड रेज produced on the zinc sulfide screen is same for every gas. So we can say the color produced by cathode rays beyond metallic plate on the glass is same for every gas. समझ आया? समझ आया यहाँ पर? तो ये जो कलर यहाँ पर आएगा it will be same for every gas. तो यहाँ पर लिखिएगा color on zinc sulfide screen beyond anode is same for every gas, is same for every gas, यानी हर एक गैस का यहां पर कलर सेम आएगा कैथोड रे के स्ट्राइक होने से। यहां तक आया समझ में? मगर अब देखो हाइड्रोजन की एनोड रे किससे बनी है? H पॉजिटिव से, नाइट्रोजन की N पॉजिटिव से, ऑक्सीजन की है O पॉजिटिव से। जब यहां पर H पॉजिटिव स्ट्राइक होगा तो एक टाइप का कलर आएगा, जहां पर N पॉजिटिव स्ट्राइक होगा तो और एक किस्म का होगा ना कलर, जब O पॉजिटिव होगा स्ट्राइक यहां से तो और एक कलर होगा। सो द कलर विल बी डिफरेंट फॉर एवरी गैस। तो यहां पर लिखो द कलर प्रोड्यूस्ड बाय एनोड रेज on ZnS will be different for every gas। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, यहां तक हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, फिर भी इसका स्क्रीनशॉट लो। फिर हमने स्पेसिफिक चार्ज देखा था। देखो चाहे कैथोड रे का देखो कैथोड रे में खाली क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो स्पेसिफिक चार्ज आप कैथोड रे सेम फॉर एवरी गैस है कि नहीं? देखो इलेक्ट्रॉन का चार्ज डिवाइड बाई इट्स मास, इलेक्ट्रॉन का चार्ज डिवाइड बाई इट्स मास, इलेक्ट्रॉन का चार्ज डिवाइड बाई इट्स मास, तो हर एक कैथोड रे का आएगा ना सेम स्पेसिफिक चार्ज। तो ये पॉइंट भी हमने डिस्कस किया था कि E/m फॉर कैथोड रेज is independent of nature of gas, that is E/m is constant, यानी स्पेसिफिक चार्ज फॉर कैथोड रेज इज ऑलवेज कांस्टेंट। ये पॉइंट याद रखो। क्यों? क्योंकि कैथोड रे में इलेक्ट्रॉन होता है और स्पेसिफिक चार्ज इज, अगर हम स्पेसिफिक चार्ज देखेंगे, स्पेसिफिक चार्ज इज मास बाय स्पेसिफिक चार्ज इज टू मास। यहां पर तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज आएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा, चाहे वो हाइड्रोजन का स्पेसिफिक चार्ज हो कैथोड रे का, या नाइट्रोजन का स्पेसिफिक चार्ज होगा कैथोड रे का, या ऑक्सीजन की कैथोड रे का स्पेसिफिक चार्ज होगा, तो चार्ज आएगा इलेक्ट्रॉन का, मास आएगा इलेक्ट्रॉन का, तो हर एक का आएगा ना सेम स्पेसिफिक चार्ज, आएगा कि नहीं? तो इसलिए हमने बोला कि स्पेसिफिक चार्ज ऑफ गैस is independent of nature of gas, that is E/m is constant for cathode ray। यहां तक आया समझ में? अब देखो एनोड रे का क्या आएगा। स्पेसिफिक चार्ज है ना चार्ज इज टू मास। देखो चार्ज अगर ++1 है मगर इसका मास कम है, इसका मास ज्यादा है, इसका मास ज्यादा है कि नहीं? तो हर एक एनोड रे का स्पेसिफिक चार्ज आएगा ना डिफरेंट, क्योंकि अगर चार्ज सारों का सेम है मगर मास है ना डिफरेंट, क्योंकि स्पेसिफिक चार्ज इज टू मास तो इनका डिफरेंट है, तो स्पेसिफिक चार्ज भी आएगा ना डिफरेंट। तो यहां पर हमने लिखा था E/m ऑफ एनोड रेज डिपेंड्स अपॉन nature of gas, that is different for every gas। आया समझ में?
ये हमने डिस्कस किया था। फिर हमने यहां पर स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाला था, यहां पर हमने स्पेसिफिक चार्ज ऑफ प्रोटॉन निकाला था। आया समझ में? तो वो क्या आया था देखो, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू ई बाई एम। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? 1.67 इंटू 10 रेज पर माइनस 19 कूलम। तो ये चार्ज हमेशा माइनस होता है तो यहां पर माइनस लिखो, डिवाइड बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होता है? 9.11 इंटू 10 रेज पर माइनस 31 kg। तो स्पेसिफिक चार्ज का यूनिट क्या आएगा? कूलम पर kg। इसको सॉल्व करके ये आएगा माइनस 1.75 इंटू 10 रेज पावर 11 कूलम पर kg। दिस इज द स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमने पिछले लेक्चर में ये माइनस नहीं लिखा था क्योंकि माइनस इज ऑलरेडी, इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमेशा माइनस है, तो इट इज नॉट नेसेसरी टू इंक्लूड माइनस हियर, आइदर इंक्लूड और नॉट। ऑलरेडी हमें पता है कि इसका चार्ज हमेशा नेगेटिव होता है, साइन कन्वेंशन नेगेटिव होता है। ये याद रखो, माइनस 1.75 इंटू 10 रेज़ पावर 11 कूलम पर kg। ये प्रोटॉन, ये है इलेक्ट्रॉन का। अब जब हम प्रोटॉन का लेंगे ना, तो देखो E बाई एम, अगर हम H पॉजिटिव का देखेंगे तो मास कम है तो स्पेसिफिक चार्ज ज्यादा, N पॉजिटिव का देखेंगे तो मास ज्यादा है तो स्पेसिफिक चार्ज आएगा कम। तो बिकॉज ऑफ हाई स्पेसिफिक चार्ज ऑफ H पॉजिटिव दैट इज ट्रीटेड एज प्रोटॉन। तो स्पेसिफिक चार्ज ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर आएगा? चार्ज किसके बराबर आएगा? उसका है ना पॉजिटिव, वो आएगा 1.67 इंटू 10 रेज पावर माइनस 19 कूलम डिवाइड बाई मास ऑफ H पॉजिटिव, वो किसके बराबर है? 1.7 इंटू 10 रेज पावर माइनस 27 kg। आया समझ में? तो E बाई एम फॉर प्रोटॉन इज इक्वल टू, E बाई एम फॉर प्रोटॉन इज इक्वल टू, ये का बराबर 9.4 इंटू 10 रेज पावर किसके बराबर आएगा? इंटू 10 रेज पावर, इंटू 10 रेज पावर, ये जाएगा ऊपर, ये निकलेगा ना यहाँ से 8, 10 रेज पावर 8 कूलम पर kg। ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था। हाँ, खाली पिछले लेक्चर में हमने ये किया था 1.66, तो बुक्स में दिया है 1.7, तो यहाँ से आएगा 9.4 इंटू 10 रेज पावर 8 कूलम पर kg। देखो ये 10 रेज पावर माइनस 27 ऊपर जाएगा, ये बनेगा 10 रेज पावर प्लस 27, बेस आर सेम, पावर्स आर एडेड, तो यहाँ से क्या निकलेगा? यानी 27 माइनस 19, यहाँ से आएगा 8, तो इसको डिवाइड करो, वहां पर बचेगा 9.4, तो ये आंसर आएगा। तो यहां तक नोट करो जल्दी। बराबर अब देखो, स्पेसिफिक चार्ज इज इक्वल टू चार्ज इज टू मास। अगर मास ज्यादा होगा तो स्पेसिफिक चार्ज क्या होगा? कम होगा। अगर मास इंक्रीज हुआ तो स्पेसिफिक चार्ज क्या होगा? कम होगा। ये याद रखो, मास इंक्रीजेज, स्पेसिफिक चार्ज डिक्रीजेज। अब हम इस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, तो आइए क्वेश्चंस करेंगे। Question: the ratio of specific charge of specific charge of a proton and an alpha particle is
ए ऑप्शन 2:1, बी ऑप्शन 1:2, सी ऑप्शन 1:4, डी ऑप्शन 1:1। करो जल्दी। द रेशो ऑफ स्पेसिफिक चार्ज ऑफ प्रोटॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल इज, प्रोटॉन तो आपको पता है, प्रोटॉन इज H+, अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू He2+, हीलियम न्यूक्लियस। तो निकालो अब जल्दी। देखो सॉल्यूशन क्या है, आपको रेशो ऑफ स्पेसिफिक चार्ज ऑफ प्रोटॉन टू अल्फा पार्टिकल देखना है। तो आपको क्या देखना है, E/m ऑफ प्रोटॉन टू E/m ऑफ अल्फा पार्टिकल, यही देखना है ना, यही देखना है। अब देखो, समझो चीजों को, समझो। देखो इजी है ये, यहां पर है +1 चार्ज, यहां पर है +2 चार्ज, तो E इज यहां पर +1, E इज यहां पर +2। मगर ये ना मास ऑफ प्रोटॉन, दिस इज मास ऑफ अल्फा पार्टिकल। मास ऑफ अल्फा पार्टिकल में होता है ना 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स। तो हम ये भी कह सकते हैं ना कि अगर ये है अल्फा पार्टिकल, इसमें है 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स, है कि नहीं? तो मास आएगा टोटल 4, क्योंकि प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का है ना सेम मास 1 AMU, तो मास किसके बराबर आएगा, 4 के बराबर। और ये भी पता है ना हमको कि मास ऑफ प्रोटॉन इज नियरली इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन, है कि नहीं? तो यहां पर हम लिख सकते हैं ये मास ऑफ प्रोटॉन है, तो वी कैन से मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू 4 टाइम्स मास ऑफ H, यही कहेंगे ना, क्योंकि यहां पर है ना खाली एक प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं यहां पर। तो यहां पर 2 प्रोटॉन है 2 न्यूट्रॉन, और प्रोटॉन का मास है इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन नियर अबाउट। तो अगर 2 प्रोटॉन है 2 न्यूट्रॉन है तो हो गया ना 4 प्रोटॉन वो। तो वी कैन से मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज 4 टाइम्स द मास ऑफ हाइड्रोजन, यही कहेंगे ना ये पॉइंट। तो अब देखो क्या होगा, E यानी +1 आया समझ में, यह है 1, सीधे लिखेंगे 1 मास इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइड बाई, यह है ना 2 डिवाइड बाई 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन, लिख सकते हैं ना, यही लिख सकते हैं ना। अब देखो क्या बनेगा, ये 1 बाई मास ऑफ प्रोटॉन इंटू 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइड बाई 2, यही आएगा ना। मास ऑफ प्रोटॉन कैंसल, 2 1 जार 2 2 जार, सो 2:1, 2:1 कहां पर है, ए पार्ट इज आंसर। लिखो जल्दी। देखो अगर ये समझ नहीं आया ना तो देखो क्या करेंगे, H पॉजिटिव अगर है तो इट इज 1 प्रोटॉन, इसका मास है बराबर 1 AMU। अगर हम देखेंगे अल्फा पार्टिकल किसके बराबर है, He2 पॉजिटिव, इसमें है 2 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन, है कि नहीं? एक प्रोटॉन का मास है 1 AMU, 2 का होगा 2, आया समझ में, और 2 न्यूट्रॉन का होगा और 2, तो आएगा 4। यहां तक आया समझ में, यहां तक आया समझ में। तो दिस इज मास ऑफ 1 प्रोटॉन, मगर मास ऑफ न्यूट्रॉन इज नियरली इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन, आया समझ में। तो यहां पर हम लिख सकते हैं इट इज मास ऑफ प्रोटॉन, है कि नहीं? और हीलियम का मास है क्या है, 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन, है कि नहीं? यह है ना 1 प्रोटॉन का मास है 1, और अल्फा पार्टिकल का क्या है 4, तो वी कैन से मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन, यही कहेंगे ना, क्योंकि प्रोटॉन का मास कितना है 1, अल्फा पार्टिकल का मास क्या है 4, तो वी कैन से मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन, यानी मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन। आया समझ में? तो ये है ना मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, चलो ये मास ऑफ प्रोटॉन लिखेंगे, ये मास ऑफ अल्फा पार्टिकल है, आया समझ में? तो दिस इज चार्ज ऑन प्रोटॉन, किसके बराबर है प्रोटॉन 1 प्लस, और इट इज मास ऑफ प्रोटॉन MP डिवाइड बाई, ये है ना चार्ज ऑन प्रोटॉन किसके बराबर है 2 प्लस, और मास ऑफ अल्फा पार्टिकल किसके बराबर है 4 टाइम्स MP, आया समझ में? अब देखो क्या होगा, इट इज 1 बाई MP इंटू
4 mp डिवाइड बाई 2, ये mp एंड mp मास ऑफ प्रोटॉन कैंसल, 2 1 2 2 सो क्या आया 2/1, तो ये आंसर है। तो इसको नोट डाउन करो। अब ये क्वेश्चन करो, द इंक्रीजिंग ऑर्डर फॉर द वैल्यूज ऑफ E/m इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, यानी किसका कम है, किसका फिर ज्यादा है, किसका ज्यादा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो इन चार ऑप्शनों में कौन करेक्ट ऑप्शन है? द इंक्रीजिंग ऑर्डर फॉर द वैल्यूज ऑफ E/m इज, करो जल्दी। देखो सॉल्यूशन, E/m रेशो, अगर मास ज्यादा होगा तो स्पेसिफिक चार्ज क्या होगा, कम होगा। अब हम पहले कैलकुलेट करेंगे किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए, फिर प्रोटॉन के लिए, फिर न्यूट्रॉन के लिए, फिर अल्फा पार्टिकल के लिए। फॉर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के लिए इलेक्ट्रॉन का रिलेटिव चार्ज क्या है, 1 यूनिट है ना, -1, वो साइन कन्वेंशन, तो 1 चार्ज है। और आपको पता है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, ये याद रखो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1/1837 टाइम्स टू दैट ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। ये पॉइंट याद रखो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1/1837 टाइम्स टू दैट ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, ये याद रखो। अब देखो, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1 यूनिट, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर है, 1/1837 ऑफ प्रोटॉन, तो 1 डिवाइड बाई 1837। आया समझ में? ये इलेक्ट्रॉन के लिए निकलेगा स्पेसिफिक चार्ज। अब देखो प्रोटॉन के लिए क्या निकलेगा, प्रोटॉन के लिए निकलेगा, इसका चार्ज क्या है, +1 यूनिट, और मास ऑफ प्रोटॉन क्या है, मास ऑफ प्रोटॉन इज 1, ये जाएगा ना यहाँ पर 1837 टाइम्स टू दैट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर डिवाइड क्या आएगा 137। यहाँ तक आया समझ में? और हमने ऑलरेडी भी डिस्कस किया है ना कि स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1.75 इंटू 10⁻11 कूलम पर kg। अब यहाँ पर माइनस साइन कन्वेंशन, दैट डजंट मैटर। और स्पेसिफिक चार्ज ऑफ प्रोटॉन भी हमने निकाला था ना, 9.56 इंटू 10⁸ कूलम पर kg। ये तो आपको पता है, इलेक्ट्रॉन का ज्यादा है, प्रोटॉन का कम है। अब देखो अल्फा पार्टिकल का चार्ज है ना +2, और मास किसके बराबर है, 4 टाइम्स दैट ऑफ प्रोटॉन, यानी 4 इंटू 1837, है कि नहीं? देखो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल है ना 4 टाइम्स दैट ऑफ प्रोटॉन, जो हमने पहले ही किया था। अब देखो यहाँ पर क्या रेशो आएगा, और न्यूट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज क्या है, न्यूट्रॉन का 0 डिवाइड बाई 4 टाइम्स 1837। न्यूट्रॉन का मास क्या है 1, यानी न्यूट्रॉन का मास यही आएगा 1837, क्योंकि मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर। तो हमने विद रिस्पेक्ट टू प्रोटॉन देखा मास क्या है सारों का। देखो इलेक्ट्रॉन का आएगा स्पेसिफिक चार्ज 1 डिवाइड बाई 1837, यानी अगर ये यहाँ जाएगा, यह आएगा 1837 डिवाइड बाई 1, यही आएगा ना इसका स्पेसिफिक चार्ज। प्रोटॉन का आएगा 1 डिवाइड बाई 1837, अल्फा पार्टिकल का आएगा +2 डिवाइड बाई 4 इंटू 1837, न्यूट्रॉन का आएगा बराबर 0। आया समझ में? अब देखो सबसे कम किसका आया, न्यूट्रॉन का, इससे कम किसका आया, अल्फा पार्टिकल का, इससे कम किसका आया, इसका, और सबसे ज्यादा किसका है, इलेक्ट्रॉन का। तो सबसे कम है न्यूट्रॉन का कम है, तो यहाँ पर कम है, यहाँ पर भी कम है, यहाँ पर कम, फिर उसके बाद अल्फा पार्टिकल, तो ये और ये कैंसिल हुए, तो ये आंसर है। तो इसको नोट डाउन करो जल्दी। जल्दी इसको नोट डाउन करो। देखो यार, लिसन केयरफुली, स्पेसिफिक चार्ज इज इक्वल टू E/m। अब इलेक्ट्रॉन का देखो पॉइंट याद रखो, इलेक्ट्रॉन का देखना है हमें। इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है, 1 यूनिट है ना, -1, वो छोड़ो, वहां -1.67 इंटू 10⁻19, वो भी है ना 1 यूनिट के बराबर। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1837 टू दैट ऑफ प्रोटॉन, यानी हम सारों का मास लेंगे विद रिस्पेक्ट टू प्रोटॉन। तो ये आएगा 1 डिवाइड बाई 1837, अगर ये ऊपर जाएगा ये बनेगा ना 1837, ये आएगा ना ऐसे, इज इक्वल टू 1837 आएगा ना स्पेसिफिक चार्ज। प्रोटॉन का क्या आएगा,
चार्ज या प्रोटॉन 1 यूनिट है कि नहीं, और मास कितना है, ये इधर जाएगा तो वो बनेगा मास ऑफ प्रोटॉन इज 1837 टाइम्स 10 टू द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यही होगा ना डिवाइड यहाँ पर, तो ये स्पेसिफिक चार्ज आएगा। अल्फा पार्टिकल में क्या है, +2 यूनिट चार्ज, क्योंकि अल्फा पार्टिकल है ना He2 पॉजिटिव है कि नहीं, He2 पॉजिटिव, यहाँ पर तो 2 पॉजिटिव +2 है चार्ज यानी 2, और मास ऑफ ये है ना अल्फा पार्टिकल इसको टू 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन, और मास ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर है 1837, तो ये आएगा ना 4 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन है ना 1837 टाइम्स टू दैट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ तक आया समझ में। इसी तरह न्यूट्रॉन का चार्ज 0 और जो डिवाइड होगा वो फिर भी 0 आएगा। यहाँ तक आया समझ में। इसका स्क्रीनशॉट उठाओ जल्दी। अब और एक क्वेश्चन है, द E/M रेशो इज मिनिमम फॉर, इन 4 ऑप्शन में सबसे कम E/M रेशो किसका है। हमने अभी बोला था ना कि स्पेसिफिक चार्ज इज इक्वल टू E/M, चार्ज इज टू मास। अगर मास ज्यादा हुआ, मास अगर ज्यादा हुआ स्पेसिफिक चार्ज क्या होगा, कम होगा। तो यही ऑप्शन देखो, हाइड्रोजन पॉजिटिव का मास कम है, स्पेसिफिक चार्ज ज्यादा, इसका मास ज्यादा है, स्पेसिफिक चार्ज कम, इसका इससे ज्यादा, स्पेसिफिक चार्ज उससे कम, सबसे ज्यादा किसका है Al3 पॉजिटिव का। तो दिस इज आंसर। करो जल्दी। देखो और एक क्वेश्चन, द E/M रेशो ऑफ कैथोड रेज इज X कूलम पर kg, X coulomb per kg when hydrogen gas is in the glass tube या discharge tube, in the discharge tube, in the discharge tube लिखेंगे, in the discharge tube full stop, what will be the E/M ratio for nitrogen gas? A option X/14 coulomb per kg, X/28 coulomb per kg, X coulomb per kg, D option none। करो जल्दी। The E/M ratio of cathode rays is X coulomb per kg when hydrogen gas is in the discharge tube. What will be the E/M ratio for nitrogen gas? जल्दी। देखो E/M for cathode rays is independent of nature of gas, is independent of nature of gas, so every gas have same E/M ratio। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था ना। तो अगर E/M रेशो कैथोड रे इज X कूलम पर kg फॉर किसके लिए, हाइड्रोजन गैस, तो नाइट्रोजन गैस के लिए भी वही होगा ना। तो ये ऑप्शन है, इसका स्क्रीनशॉट उठाओ जल्दी। अब बच्चों ये क्वेश्चन करो,
the E by M ratio of two particles A and B are in the ratio of 2:3. If the mass ratio MA is to MB is 2:3, then the ratio of their charges A is to EB is. दो पार्टिकल्स का E by M रेशो किसके बराबर है? 2:3. A और B का मास रेशो क्या है? 2:3. अब इनके चार्ज का रेशो हमें देखना है. करो जल्दी. अब देखो स्पेसिफिक चार्ज रेशो क्या है दो पार्टिकल्स के दरमियान? 2:3. यह आया समझ में? देखो 2:3 क्या है? यानी स्पेसिफिक चार्ज इज टू मास ऑफ ए डिवाइड बाई स्पेसिफिक चार्ज ऑफ बी. यही है ना? यही है. ये बनेगा ना 2/3 इज इक्वल टू चार्ज ऑफ ए डिवाइड बाई मास ऑफ ए. यही आएगा ना? डिवाइड बाई चार्ज ऑफ बी डिवाइड बाई मास ऑफ बी. यही आएगा ना? अब देखो ये क्या बनेगा? 2/3 इज इक्वल टू, अच्छा ये बनेगा ना ई ए डिवाइड बाई ई बी बनेगा ना, इज इक्वल टू इंटू इंटू एम बी डिवाइड बाई एम ए. यही आएगा. देखो कैसे, लिसन केयरफुली. यह आएगा 2/3 इज इक्वल टू, यह बनेगा ना ई ए डिवाइड बाई एम ए. अब इसका इनवर्स होगा, ये बनेगा ना इंटू एम बी डिवाइड बाई ई बी. अब एम ए को इधर ले जाओ, ई बी को इधर ले आओ. ये बनेगा ना 2/3 इज इक्वल टू ई ए डिवाइड बाई ई बी इंटू एम बी डिवाइड बाई एम ए. अच्छा एम बी बाई एम ए यानी एम ए बाई एम बी किसके बराबर है? 2:3. तो हम लिखेंगे ना 3:2. तो ये क्या आएगा बराबर? 2:3 इज इक्वल टू ई ए डिवाइड बाई ई बी इंटू एम बी के बदले 3 डिवाइड बाई 2. अब आया समझ में? तो 3 3 जार 9, 2 2 जार 4. सो ई ए बाई ई बी इज इक्वल टू 4:9. तो दिस इज आंसर. ई ए इज चार्ज ऑफ ए बी चार्ज ऑफ बी. तो चार्ज का रेशो क्या आएगा? 4:9. तो ई ए ई बी ही निकालना था. तो बी पार्ट इज आंसर. आया समझ में? इसको नोट डाउन करो. देखो 2:3 इज द स्पेसिफिक चार्ज रेशो. चार्ज ऑफ ए मास ऑफ ए चार्ज ऑफ बी मास ऑफ बी. इनवर्स होगा, ये बनेगा चार्ज ऑफ ए मास ऑफ बी चार्ज ऑफ बी मास ऑफ बी मास ऑफ ए. तो यहाँ से वैल्यू दे दो और निकलेगा 4:9 आंसर. इसका स्क्रीनशॉट उठाओ. अब तो इलेक्ट्रॉन भी डिस्कवर हुआ और प्रोटॉन भी डिस्कवर हुआ और बाकी सारी प्रॉपर्टी हमने तो डिस्कस की है उनकी, और साथ में कुछ न्यूमेरिकल्स. अब अरेंजमेंट क्या है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की इन एन एटम, उसके लिए कुछ मॉडल्स दिए गए. तो पहले हम देखेंगे कि व्हाट मॉडल इज एक्चुअली. मॉडल देखो, वी आर वेल अवेयर ऑफ मॉडल्स लाइक थॉमसन्स मॉडल, रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, बोहर's मॉडल, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल. अब पहले देखो जो हम थॉमसन्स मॉडल देखते थे, थॉमसन्स मॉडल अगर हम सुपरफिशियली देखेंगे इसको हम और एक नाम देते थे वाटरमेलन मॉडल. वाटरमेलन मॉडल. इसी तरह अगर हम बोहर's एटॉमिक मॉडल को देखेंगे उसको हम टू सम एक्सटेंट कहते हैं प्लेनेटरी मॉडल या सोलर सिस्टम मॉडल. अब समझो चीजों को समझो. थॉमसन्स मॉडल इज आल्सो कॉल्ड वाटरमेलन मॉडल, बोहर's एटॉमिक मॉडल इज आल्सो कॉल्ड प्लेनेटरी मॉडल या सोलर सिस्टम मॉडल. अब देखो अगर हम एटम को देखेंगे, एटम इज अ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, है कि नहीं? मगर वाटरमेलन और प्लेनेट्स, चाहे वाटरमेलन ले लो या सोलर सिस्टम ले लो, दीज आर मैक्रोस्कोपिक थिंग्स.
है कि नहीं? मैक्रोस्कोपिक थिंग्स, हेवनली बॉडीज। अब देखो, वी आर यूजिंग वाटरमेलन टू एक्सप्लेन एटम, वी आर यूजिंग सोलर सिस्टम टू एक्सप्लेन एटम। अब आया समझ में? यानी वी आर यूजिंग वाटरमेलन टू एक्सप्लेन एटम। जैसे जस्ट लाइक वाटरमेलन है ऐसे ही एटम है थॉमसन मॉडल में, इसी तरह बोहर्स मॉडल में जैसे सोलर सिस्टम है वैसे ही एटम है, वैसे ही करते हैं ना कंसिडर। यानी इन जनरल वी आर यूजिंग मैक्रोस्कोपिक थिंग टू एक्सप्लेन माइक्रोस्कोपिक थिंग। तो व्हेन वी कंपेयर, व्हेन वी यूज मैक्रोस्कोपिक थिंग्स टू एक्सप्लेन माइक्रोस्कोपिक थिंग्स, दैट थिंग इज कॉल्ड अ मॉडल। तो ये पॉइंट याद रखो नोट में। when a microscopic thing is related to macroscopic thing to explain microscopic thing, या माइक्रोस्कोपिक सिस्टम भी कह सकते हैं, इज कॉल्ड मॉडल। ये याद रखो, ये याद रखो। व्हेन ए माइक्रोस्कोपिक थिंग इज रिलेटेड टू मैक्रोस्कोपिक थिंग, हमने एटम को रिलेट इससे किया, सो वी यूज दिस थिंग टू एक्सप्लेन दिस थिंग, दिस होल थिंग इज कॉल्ड मॉडल। अब आया समझ में? इसी तरह हम वाटरमेलन को यूज करते हैं टू एक्सप्लेन एटम, इसी तरह हम प्लेनेटरी मॉडल को इस्तेमाल करते हैं, सोलर सिस्टम को यूज करते हैं टू एक्सप्लेन एटम। सो दिस होल थिंग इज कॉल्ड मॉडलिंग। यहां तक आया समझ में? तो अब हम आते हैं पहले मॉडल पे, दैट्स कॉल्ड थॉमसन्स मॉडल। देखो थॉमसन्स मॉडल क्या है। थॉमसन्स मॉडल, देखो पॉइंट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड वाटरमेलन मॉडल। वाटरमेलन मॉडल बोलो या बोलो प्लम पुडिंग मॉडल, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड वाटरमेलन मॉडल और प्लम पुडिंग मॉडल। अच्छा, अब क्या है ये? देखो आपने वाटरमेलन को देखा है, वाटरमेलन ऐसा होता है और बाहर से इसको होता है ग्रीन कलर कोट, ये बाहर होता है ग्रीन कलर का। इसको उठाओ, इस ग्रीन कलर को, अब ये बाकी वो जो रेड पोर्शन बचा ना वाटरमेलन का, रेड पोर्शन ऑफ वाटरमेलन, अब आप एक काम करो, चाहे आप इसके यहां से हिस्से करो, जितना इस साइड आएगा उतना ही इस साइड आएगा, चाहे यहां से हिस्सा करो, जितना इस साइड आएगा उतना ही इस साइड आएगा। तो थॉमसन ने बोला ये जो वाटरमेलन है, जो रेड पोर्शन है, कंसिडर दैट इट इज ए होल एटम, वो सारा एटम है। और अब देखो वो जो सारा है ना स्फेरिकल रेड पार्ट एटम, तो उसका मास है ना यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अगर हम यहां से दो हिस्से करेंगे, जो यहां से दो हिस्से करेंगे ऐसे, ये जो वाटरमेलन है ना रेड पार्ट, वो स्फेरिकल है। आप किसी भी साइड से दो हिस्से करो, जितना मास इस साइड आएगा उतना ही मास इस साइड आएगा ना। इसी तरह अगर यहां से दो हिस्से करोगे, जितना मास इस साइड आएगा इतना ही मास इस साइड आएगा। अगर आप यहां से दो हिस्से करोगे, जितना मास इस साइड आएगा उतना ही इस साइड आएगा। अगर आप यहां से दो हिस्से करोगे, जितना मास इस साइड आएगा उतना ही इस साइड आएगा। तो वी कैन से एन एटम इज अ यूनिफॉर्मली स्फीयर, यानी इसमें मास है ना यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है कि नहीं। और एक चीज, अब उसने कंसिडर किया ये जो रेड वाला पोर्शन है ये एटम है, और इसमें ये सारा पोर्शन क्या है, रेड। ये जो रेड है ना इट इज सारा पॉजिटिव चार्ज। पहले समझो, जो रेड पोर्शन है वाटरमेलन का, उसने कंसिडर किया दैट इज होल एटम। सारा मास क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अच्छा, और एक चीज,
यहां जो जितना पॉजिटिव चार्ज हो उतना ही इस साइड होगा ना, जितना इस साइड पॉजिटिव चार्ज उतना ही इस साइड होगा ना, जितना यहां से पॉजिटिव चार्ज उतना ही यहां से आएगा ना। तो उसने पहला पॉइंट ये बोला कि पहला पॉइंट उसके एजम्पशंस, देखो उसके एजम्पशंस क्या है। पहला पॉइंट, द मेन पॉइंट्स ऑफ द मॉडल इंक्लूड क्या क्या है, क्या क्या पॉइंट है। पहला पॉइंट, एन एटम इज अ यूनिफॉर्मली positively charged sphere in which mass is uniformly distributed. समझ आया पहला पॉइंट, in which mass is uniformly distributed. आया समझ में। या आपने वो रेड कलर बनाया किसका, वाटरमेलन का, मास है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी अगर बीच में से दो हिस्से करोगे, जितना मास इस साइड आएगा उतना ही मास इस साइड आएगा, जितना पॉजिटिव चार्ज इस साइड आएगा उतना ही आएगा ना इस साइड से। अगर यहाँ से दो हिस्से करोगे केवल हिस्से, जितना मास इस साइड आएगा उतना ही मास इस साइड आएगा, जितना पॉजिटिव चार्ज इस साइड में आएगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज इस साइड आएगा, या जितना मास इस पोर्शन में उतना ही मास इस पोर्शन में, जितना मास इस पोर्शन में उतना ही मास इस पोर्शन में, जितना पॉजिटिव चार्ज इस पोर्शन में उतना ही इस पोर्शन में, और उतना ही इस पोर्शन में इस पोर्शन में। यानी वी कैन से an atom is a uniformly partially charged sphere in which mass is uniformly distributed also. यहाँ तक आया समझ में। ये पहला पॉइंट है। अगर ये पॉजिटिवली चार्ज्ड यूनिफॉर्म स्फीयर है कि नहीं, मगर एटम क्या है नेचुरली, इट इज न्यूट्रल इन चार्ज। तो इस पॉजिटिव चार्ज को हम कैसे न्यूट्रलाइज करेंगे, इलेक्ट्रॉन से। उसने बोला कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये रैंडमली एम्बिड है, किसमें, एटम में। तो ये दूसरा पॉइंट है। जैसे वाटरमेलन में होते हैं ना सीड्स एम्बेडेड रैंडमली, उसी तरह इलेक्ट्रॉन्स भी स्फीयर में क्या है, एम्बेडेड रैंडमली। द इलेक्ट्रॉन्स in an atom are embedded randomly to make atom neutral. आया समझ में, यहां तक आया समझ में। यही दो पॉइंट्स है किसके, थॉमसन्स मॉडल के, कि ये जो एक एटम है इट इज अ यूनिफॉर्मली पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर और मास है सारा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट। दूसरा पॉइंट है एटम को न्यूट्रल करने के लिए ये जो इलेक्ट्रॉन है ये एम्बिड है रैंडमली, जैसे सीड्स इन वाटरमेलन। यहां तक आया समझ में। अब इसकी लिमिटेशंस बोलो या ड्रॉबैक्स बोलो, आया समझ में। पहली लिमिटेशन, पहला पॉइंट क्या बोला कि ये जो एटम है इसमें पॉजिटिवली चार्ज क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट। मगर आपको पता है कि सारा पॉजिटिव चार्ज किधर है, न्यूक्लियस में। तो पहला पॉइंट आएगा पॉजिटिव चार्ज इज नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड but lies in the nucleus. आया समझ में। दूसरा पॉइंट, इसने बोला ना मास भी है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, इसका मतलब है एन एटम इज अ सॉलिड स्फीयर। मगर आपको पता है ना कि एटम इज अ हॉलो स्फीयर, उसका मैक्सिमम पोर्शन क्या है, हॉलो। तो एटम is not solid sphere but 99.99% of atom is
atom is hollow, that is hollow sphere. इसकी वजह से हम क्या कहते थे कि एटम इज अ सॉलिड स्फीयर, बट ऐसा नहीं है. एटम में तो मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स होते हैं ना पास, तो एटम इज अ हॉलो स्फीयर. यहां तक स्क्रीनशॉट उठाओ जल्दी. और एक पॉइंट यहां से देखो, इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड रैंडमली. जब वो रैंडमली एम्बेड होंगे, जैसे सीड्स इन द वाटरमेलन, तो वो होंगे ना स्टैटिक. बट आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस. तो इसका मतलब है तीसरा पॉइंट, इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट एम्बेडेड randomly, are not embedded randomly, which shows electrons are static or stationary in an atom, but electrons are revolving around the nucleus. ये दूसरी लिमिटेशन है. उसने कहा था कि एटम्स, ये इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड रैंडमली. इसका मतलब था इलेक्ट्रॉन्स क्या है, स्टेशनरी और स्टैटिक, बट इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस. ये और एक लिमिटेशन है. आया समझ में? यहां तक सारा आया समझ में? पहला पॉइंट कि एन एटम इज अ यूनिफॉर्मली पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर और मास है सारा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट. दूसरा, इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड रैंडमली. लिमिटेशंस क्या है कि पॉजिटिवली चार्ज्ड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, इट लाइज एट द न्यूक्लियस, और इट इज नॉट अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास हियर, इट इज अ हॉलो स्फीयर. और एक चीज कि इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट रैंडमली एम्बेडेड बट दे आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस. यहाँ तक सारा समझ आया? यहाँ तक सारा नोट करना. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. टिल देन बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो.